हाँ तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं वृत्त की। किसकी बात हो रही है? वृत्त। यानी वृत्त आप क्लास 9 का एक चैप्टर होगा जिसको आपको समझना होगा कि वृत्त होता क्या है, वृत्त कैसे बनता है। तो वृत्त बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है, जैसे आप रेखा और लाइन चैप्टर पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे क्या कि आप कई बिंदुओं को मिलाते हो, कई बिंदुओं को एक साथ अगर जोड़ते हो तो वह रेखा का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से आप एक बिंदु ऐसा लोगे, एक केंद्र बिंदु ऐसा लोगे जिसके समान दूरी पर स्थित, इससे समान दूरी पर स्थित मान लेते हैं। वह दूरी क्या है आपकी? कुछ भी मान लो, r मान लो। समान दूरी पर स्थित कई बिंदुओं को समान दूरी पर स्थित कई बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं। इस तरह से मिलाते चलो। मिलाओगे तो ये आपका एक वृत्त वृत्त का निर्माण होगा। लेकिन इसमें थोड़ा बनाने में दिक्कत हुई है कि कहाँ से सही सही नहीं बन पाया। तो इस वाली बात को आप थोड़ा सा इस शेप में समझो। वृत्त यहाँ से ले लेते हैं। तो वृत्त आप लोग यहाँ से, जैसे देख लो भाई, यहाँ से वृत्त बन गया। ठीक है, जब वृत्त बन गया तो अब क्या करते हो आप? वृत्त यही बना तो यहाँ से आपकी त्रिज्या होती है r। जब त्रिज्या होती है r तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी r होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी r होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होगी, यहाँ से r, फिर यहाँ से r। यानी केंद्र से परिधि की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। अगर त्रिज्या को आपको परिभाषित करना होगा, या वृत्त को पहले परिभाषित कर लो। वृत्त की परिभाषा जब लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? वृत्त की परिभाषा यह लिख सकते हो, किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित, किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित कई बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह आपकी क्या कहलाती है? सर्कम, यानी जिसे बोलते हो त्रिज्या। यहाँ से आप बिंदु लिए एक, फिर एक बिंदु यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, यानी कई बिंदु को मिलाए तो एक सर्कल बना, जिसको आप क्या कहोगे? वृत्त नाम देते हो। अच्छा, तो वृत्त की परिभाषा हो गई। अब अगली बात आती है कि जो आपने वह बिंदु माने हैं, कई बिंदु को लिए हो, और जो एक मध्य बिंदु था, वहां से वहां तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? इसको परिभाषित करने के लिए आप त्रिज्या बोलते हो। त्रिज्या कहते हो। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी, परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसको आप r से डिनोट करते हो। ठीक। अच्छा, इसी की बात आती है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक तो लिए तो आपकी आई r, अगर यहीं से यहाँ तक दूरी बढ़ाते हो तो यह भी क्या आती है? r आती है। यानी यह भी क्या हुआ? केंद्र हुआ। यहाँ से यहाँ तक परिधि की दूरी भी त्रिज्या होगी। यानी अगर आप दुई त्रिज्या लेते हो, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की, यानी दोनों त्रिज्याओं को आपस में जोड़ोगे तो वह क्या कहलाने लगती है? आपकी व्यास कहलाने लगती है। तो यहाँ से अगली परिभाषा निकल के आती है, व्यास किसे कहोगे? यानी एक ऐसी रेखा जो सर्कल पर यानी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से होकर जाए लेकिन केंद्र से भी होकर जाए। एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी रेखा जो केंद्र तथा वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जाए, वृत्त के दो
बिंदुओं से होकर जाए। यह आपकी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, जिसको आप डी से डिनोट करते हो। अच्छा, यहाँ से एक संबंध पूछता है कि आप क्या बताओ, त्रिज्या और व्यास में संबंध बताओ कि व्यास और त्रिज्या में, अगली टॉपिक आपकी आती है व्यास और त्रिज्या में संबंध। व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या निकलता है? आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या होती है? व्यास होती है, जिसमें एक आर शामिल है, एक आर यहाँ शामिल है, तो एक आर मिलके 2r, यानी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? व्यास बराबर आप लिख सकते हो, त्रिज्या बराबर कितना मिल रहा है? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यानी अगर आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती तो आपकी त्रिज्या होती, लेकिन आप यहाँ से यहाँ 2 लंबाई ले लिए, इन दोनों को जोड़ दिए तो यह r मिली, यह भी r मिली, आर मिलके 2r, यानी त्रिज्या हो गई आपकी कितनी? दुगुनी हो गई। यानी व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगुना होता है। अच्छा, तो यही संबंध पूछता है आप लोगों से कि व्यास और त्रिज्या में संबंध बताइए, तो संबंध आप लोग जान गए कि क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होती है। अच्छा, तो अगली बात आती है इसकी परिमाप क्या होता है, उसी को बोलते हैं परिधि, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो आप बनाओ पहले वृत्त। वृत्त बना तो इसका एक केंद्र होता है, जिसकी दूरी आपकी r होती है। तो यहाँ से आप क्या जानोगे कि एक आपका पूछता है परिधि, यानी यहाँ से आप क्या करोगे, ये सब आपकी क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। तो परिधि क्या होती है? आप कोई भी यहाँ से आप चलते हो तो इन सभी दूरियों को गिनते हो, जब गिनते हो तो यही निकल के आता है परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। ये आपकी परिधि आ गई, परिधि बराबर 2πr। अच्छा, यहीं से क्षेत्रफल आप लोग देख लेना। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जब देखोगे तो क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक, यह 2 टॉपिक आपको देखनी है। एक और क्या था कि त्रिज्या और व्यास में संबंध, जिसको आप d बोल सकते हो, व्यास बराबर 2r बोल सकते हो। इसी बेस के सवाल आपको पूछेगा, दे देगा व्यास, तो वहाँ से आप लोग त्रिज्या निकाल सकते हो। तो त्रिज्या निकालने के बाद आपसे परिधि पूछ सकता है और क्षेत्रफल पूछ सकता है। बात हुई क्लियर? अच्छा, एक बात और आती है इसमें, आप लोग जानो कि जीवा क्या होती है। जीवा होती है क्या है? आप अगली स्लाइड पे चला जाए। जीवा आपके पास ही मान लेते हैं, आपके पास वृत्त है। जब वृत्त है तो उसका एक केंद्र है, केंद्र मान लेते हैं O है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी r कहलाती है। अच्छा, आपने देखा कि वृत्त किस प्रकार से बना, यहाँ पे एक बिंदु मिला, यहाँ पे एक बिंदु मिला, यहाँ पे एक बिंदु मिला, यहाँ 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 यहाँ, यानी कई बिंदुओं को मिलाए तो एक वृत्त का निर्माण हुआ जो एक केंद्र पर स्थित था। इनके समान दूरी पर ये जो होगा वह समान दूरी पर होगा, यह भी वृत्त केंद्र होगा वह समान दूरी पर, यह भी बिंदु जो होगा वह समान दूरी पे, यह बिंदु जो होगा वह समान दूरी पे, यह बिंदु, यानी सभी बिंदु एक दूसरे से समान दूरियां पर स्थित हैं। अच्छा, यानी केंद्र से समान दूरी। ठीक ना? तो जीवा क्या होती है? जीवा यह होती है, जीवा क्या होती है? जीवा आप इस सर्कल में स्थित किसी दो बिंदु को अगर मिलाते हो, मान लेते हैं एक बिंदु आपका यह मिला, एक बिंदु आपका यह मिला, इन 2 बिंदुओं को आप मिलाओगे तो यह आपकी निकल के आती है क्या? जीवा। ये आपकी जीवा निकल के आती है। अच्छा, आप बता सकते हो कि यह भी तो हो सकती है, यानी जय बिंदु दिखाई देंगे, उन सभी 2 बिंदुओं को आपस में मिलाओगे तो वह आपकी जीवाएं निकल के आएंगी। इसलिए यहाँ पे बिंदु था, एक बिंदु यहाँ था, तो इनको आपने मिलाया तो यह भी एक क्या हो गई? जीवा हो गई। अब यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हो, यह भी बिंदु मिला, और यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हो,
यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी दो बिंदु आपस में मिलने चाहिए जो आपके परिधि पर स्थित है। यानी इस वाले क्षेत्र में स्थित जितने भी बिंदु हैं उन दोनों को आपस में मिलाओगे तो वह आपकी जीवा निकल के आएगी। अच्छा, सवाल पूछता है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकती है? वृत्त में सबसे बड़ी जीवा वह हो सकती है जो आपकी व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। जैसे आपके पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखाई दी, यहाँ भी एक बिंदु मिला, यहाँ भी एक बिंदु था, तो इन दोनों को मिलाए आप क्या किए? इन दोनों को मिलाए तो वह आपकी क्या कहलाई? यह भी एक क्या हो गई? सबसे बड़ी जीवा। बात है क्लियर? यानी सबसे बड़ी जीवा आपकी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। चाहे आप इस साइड से लो, चाहे आप इस साइड से लो, चाहे आप इससे लो, फिर इससे लो, यानी व्यास क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श करता हुआ जाए और दो बिंदुओं को क्या करे? टच करे। यहाँ से आप खींचोगे तो वह केंद्र से होता हुआ जाना चाहिए। यह आपका क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। इसी व्यास को बोल सकते हो आप, यही क्या है? सबसे बड़ी जीवा है। बात हुई क्लियर? यानी सबसे बड़ी जीवा पूछता है तो आप बता सकते हो कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है क्या? व्यास होती है। अच्छा, अब बात हुई क्लियर। तो इसमें एक बात और निकलती है, बात यह निकलती है कि आप जानते हो चाप क्या होता है? चाप क्या होता है? चाप आपके पास एक होता है वृत्त, मान लेते हैं ये हुआ आपका वृत्त। अब किन्हीं दो बिंदुओं पे, यानी आप जानते हो ना कि कई बिंदुओं को मिलाते हो तो एक बनता है वृत्त। जब एक वृत्त बनता है तो आप उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। यानी जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेते हो तो जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। अगर आपको यहाँ जाना है, यहाँ से, जैसे मान लेते हैं कोई मनुष्य खड़ा है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप यहाँ से चलोगे, यहाँ भी आ सकते हो, चाहे आप इधर से भी चलोगे तब भी पहुँच सकते हो इस स्थान पे। तो आपके पास यहाँ से निकल के आता है एक दूरी, यह तो भी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक दूरी यह भी हो सकती है, यहाँ से भी। यानी किसी वृत्त में, क्या किसी वृत्त में अगर आप किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेते हो तो वहां से तो एक चाप मिलता है। क्या मिलता है? एक चाप तो मिलता है, लेकिन उसके बाद जो दूरी बचती है वह भी एक क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। अब आपको यह ध्यान देना चाहिए कि इसमें बड़ी दूरी कौन सी है, छोटी दूरी। यानी आपने तय किया ई वाली, तो ई वाली बड़ी दूरी कहलाएगी। इसे बड़ी दिख रही है? जब बड़ी दूरी कहलाई तो यह बड़ा चाप भी होगा, तो इसी को बोलते हैं आप बड़ा चाप। बात हुई क्लियर? यानी अगर मानो यहाँ से कोई व्यक्ति चला, यहाँ पहुँचना उसको इस वाले पॉइंट पे, तो वह क्या देखेगा? इसकी अपेक्षा यहाँ पे दूरियां ज़्यादा लग रही हैं। जब दूरियां ज़्यादा लग रही हैं तो इसका जो चाप होगा वह भी क्या होगा? बड़ा होगा इसकी अपेक्षा। तो यह आपको दूरी कम लगी तो इसे बोल सकते हो आप क्या? छोटा चाप। बात आई क्लियर? यानी किसी पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए दो रास्ते होंगे। अगर वह चीज़ बनी है सरकम वृत्त बनी है तब, तो आप यहाँ से चलोगे तो यहाँ से एक दूरी मिल जाएगी, फिर यहाँ से चलोगे तो यहाँ से एक दूरी मिलेगी। इसी को बोलते हैं आप क्या? चाप बोलते हैं। ये आपका बन जाता है बड़ा वाला चाप, ये होता है आपका छोटा वाला चाप। अच्छा, एक बात और मिलती है कि आप जानते हो बहिर्भाग और अभ्यंतर भाग। एक और टॉपिक 9th में है कि बहिर्भाग क्या होता है और अभ्यंतर क्या होता है। अगर आपके पास, आप क्रिकेट इस समय चल रहा है ना, क्या चल रहा है? आज है मैच, कौन सा? इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका। तो उसमें आप लोग जानते हो कि क्या होता है? एक सरकम में आपका फील्ड होती है, एक सरकम में आपकी फील्ड होती है, तो इसके यानी इसके बाहर यहाँ पे पिच बनी है,
यहाँ पे पिच बनी है तो यहाँ से जो भी व्यक्ति इस गेंद को मारेगा वह इस पार हो जाएगी। जब गेंद उस पार हो जाएगी तो आपका क्या मिलेगा, या तो चौका मिलेगा या तो छक्का मिलेगा। अच्छा, इसी को बोलते हो आप, जैसे आपको इसको रखना है, ये आपके पास स्टेडियम बना दिया आपने, यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, क्या है, कई लोग बैठे हैं, देख रहे हैं मैच। इसमें से कोई आप भी होगा, ठीक ना। तो कई लोग यहाँ पे मैच देख रहे हैं बैठ के, तो जो भी चीज वृत्त के अंदर होगी, यानी इस बाउंड्री जिसे बोलते हो ना, बाउंड्री के अंदर जो भी बातें होंगी वह आपकी कहलाती हैं अभ्यंतर। इस शब्द से ही पता चल रहा है, जो बात अंदर होगी, क्या होगी, जो बात वृत्त के अंदर होगी उसको बोलते हैं अभ्यंतर। और जो इस वृत्त के बाहर ही जितने लोग देख रहे हैं मैच, ये सब क्या है, वृत्त के बहिर्भाग, क्या है, बहिर्भाग। ठीक हुई बात। यानी अभ्यंतर क्या होता है, वृत्त के अंदर वाली जो भी चीजें होंगी, जो भी क्रियाकलाप किया जाएगा वह वृत्त के अभ्यंतर पार्ट में किया जाएगा, और जो भी चीजें बाहर होंगी यानी इस बाउंड्री के बाहर होंगी वह क्या कहलाता है, आपका बहिर्भाग के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो आपने देखा कि वृत्त में क्या क्या देखा, वृत्त में यही देखा कि उसकी क्या होती है, यानी वृत्त कैसे बनता है, जब कई बिंदुओं को आपस में जोड़ते हो, उससे एक केंद्र होता है, वहां से समान दूरी पे कई बिंदुओं को आपस में जोड़ते हो तो एक वृत्त का निर्माण होता है। फिर अगली बात आती है कि त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या वही होती है कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अच्छा, एक सवाल और उठा था कि अगर आप केंद्र से परिधि की दूरी लेते हो तो यहाँ से भी केंद्र मिलता है और यहाँ से भी दूरी मिलती है, अगर इन दोनों को मिलाते हैं आपस में तब क्या होगा, तब यही होगा। तो इसी को बोलते थे, आप क्या बोलते थे, व्यास बोलते थे। अच्छा, यहाँ से संबंध पूछता था कि व्यास और त्रिज्या में संबंध बताओ, तो 2r बराबर आप d जानते हो। एक बात हुई, इससे समझ में आई। अच्छा, एक बात और थी कि अगर आपको इसकी क्या पूछता, परिधि पूछता, जिसको आप क्या जानते हो, परिमाप भी जानते हो। परिधि ना पूछकर अगर परिमाप बोल देता है तब भी कोई बात नहीं है। तो परिमाप पूछता है तो आप जानते हो 2πr जानते हो। अच्छा, इसका क्षेत्रफल पूछता है तो आप जानते हो πr² जानते हो। ठीक, इसकी जीवा पूछेगा तो जीवा यह जानते हो कि यहाँ से यहाँ एक बिंदु होता है, इनको आपस में मिलाते हो तो यह आपकी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो सबसे बड़ी जीवा पूछेगा, बड़ी जीवा आपकी क्या होती है, व्यास होती है। ठीक। अच्छा, एक आप चाप देखे थे कि यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपके पास ये आपका जो भी दूरी लंबाई मिलती है, दो बिंदुओं को केंद्र से अगर मिलाते हो तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई मिलती है वो आपकी क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। इसी में एक छोटा चाप होगा, एक बड़ा चाप होगा। अब ये दूरी बच जा रही है ना, तो ये दूरी आपकी क्या कहलाने लगती है, बड़ा चाप कहलाने लगती है। अच्छा, अगली बात आती है आपके पास अभ्यंतर क्या होता है और बाह्यंतर क्या होता है, या बहिर्भाग क्या होगा। आप स्टेडियम में देखते हो जो चीज़ें वृत्त के अंदर, यानी जो चीज़ें बाउंड्री के अंदर होती हैं तो वह क्या कहलाता है, आपका अभ्यंतर कहलाता है। जो बाहर होती हैं वह क्या कहलाती हैं, बहिर्भाग होती है। अच्छा, इस पे बेस कुछ सवाल लगा लेते हैं आप सूत्र पे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन मिलता है, क्या, जैसे r बराबर आप जान लेते हैं कि क्या दिया है, r बराबर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर दिया है। जब r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिधि ज्ञात करना है। आसान बात है, बस r का मान रख दो सूत्र पे। ये देखो, इसी ऐसी बातों को लगाने के लिए सबसे मायने रखता है सूत्र। अगर सूत्र याद है तो ऐसे सवाल आपके केवल सूत्र पे ही लगे जाएंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और परिधि क्या होती है, 2πr होती है। बस आप r का मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा।
पाई का मान रखते हो तो 22/7 आता है, आर का मान रखते हो तो क्या आता है 7 × 7 स्क्वायर है। तो एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी रखोगे 2πr होता है ना, कौन बोला πr स्क्वायर भाई, यानी 2π बोले तो 22/7, आर बोले तो 7, 7 से 7 कटता है तो ये मिलता है 22 दूनी 44। इसको आप गुणा करोगे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, क्या मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, क्षेत्रफल है ना, ई परिधि है तो यह भी क्या मिलेगी सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अच्छा, इस सवाल तो आसान मिला। सवाल इस तरह से पूछेगा कि आप क्या करो भाई कि अगर आप त्रिज्या में 10% बढ़ा रहे हो तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या में है, जिसका क्षेत्रफल मिलता है, क्या मिलता है क्षेत्रफल πr, यानी पहले परिधि कर लो, परिधि को देख लो। परिधि में आप क्या करते हो, 2πr होता है परिधि। अगर आप इस त्रिज्या में 10% बढ़ाते हो, क्या करते हो, त्रिज्या में 10% बढ़ाते हो, तब आपका क्या मान निकल के आएगा, यानी तब नया वाला परिधि क्या मिलेगी, उसको आपको लगाना होगा। तो लगाओगे तो मान लेते हैं पहला आपका आयतन, पहला परिधि यह निकला, तो त्रिज्या जब निकालोगे तो पहले आपकी त्रिज्या r थी, उसी त्रिज्या को आपने 10% बढ़ाया, तो 10% जब किसी चीज़ को परसेंट में है तो उसको भिन्न में बदलना चाहोगे तो क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 10 कट जाएगा तो यही मिलता है 1/10। ये आपकी आ गई नई वाली त्रिज्या, यानी त्रिज्या में जब आपने 10% बढ़ाया तो आपकी नई त्रिज्या निकल गई। अब उसी में रख दो नया परिधि। नई परिधि क्या होगी, बोलो भाई, नई परिधि वही सूत्र रख दो 2πr, आर के स्थान पे क्या रखना होगा, r + r/10 होगा। अच्छा, तो आप क्या करो, यहाँ से r कॉमन ले सकते हो, 2πr 1 + 1/10। अच्छा, तो यहाँ से आप भिन्न को सॉल्व करोगे, 2πr यानी 10 एकम 10 एक 11/10। अब आपके पास एक आया परिधि यह, एक परिधि आई है, इससे तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, घटा दो भाई, घटाने के बाद ही पता चलेगा कै % अधिक है। तो घटाओगे यानी बड़ा यही दिख रहा है, तो 2πr 11/10 में से 2πr घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2πr कॉमन ले सकते हो, बचेगा का 11/10 माइनस 1/1, एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से 11 मिलेगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 एकम 10 मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 1/10, तो 2πr बराबर है 2πr × 1/10। अच्छा, आपने कहा ना कि जब कोई चीज़ प्रतिशत में है तो उसको भिन्न में बदलते हो तो 1/10 1/100 से भाग करते हो। अगर जो कोई चीज़ भिन्न में है इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से गुणा करते हो, तो 10 से 10 कट जाएगा, 2πr मिलेगा × 10%। यानी अब क्या होगा, उसकी त्रिज्या 10% बढ़ी तो उसका परिधि भी पुराने वाली परिधि की 10% अधिक होगी। बात हुई क्लियर? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक